था। यहाँ तक तीसरी रैंक का जादुई जानवर भी इसे आसानी से उत्तेजित नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ तक अगर वे इसके डंक से छेदते हैं तो कम से कम गंभीर रूप से घायल हो जाएंगे। लेकिन कुछ पल के डर के बाद, मेंगक्वी की खूबसूरत पीठ को देखते हुए एक निश्चित विचार उठा। आप इस बार मेरे सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने जीवन भर खड़ा रहूंगा। वह विशाल रक्तपात ततैया जमीन पर उतरा, उसका भयानक रोना अभी भी हवा में है। अचानक एक आदमी उसकी पीठ से कूद गया। वह आदमी अपने बिसवां दशा में दिखाई दिया। वह लंबा और बहुत सही था, एक नेक एहसास दे रहा था। लेकिन उसके चेहरे पर अहंकार लिखा हुआ था, जिससे उसकी छवि खराब हो रही थी। जैसे ही उस आदमी ने मेंगक्वी को देखा, उसकी आंखें एक छिपी हुई आराधना से चमक उठीं। जूनियर अप्रेंटिस बहन, मास्टर बहुत नाराज हैं कि आप इतने लंबे समय तक नहीं लौटे, इसलिए उन्होंने मुझे आपको वापस लाने के लिए भेजा। पहले तो वह तेज मुस्कुरा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने लॉन्ग चेन को देखा, उसने मुंह फेर लिया और पूछा, यह कौन है? यह हो सकता है। उसकी आंखों में शीतलता फिर से उभर आई, लेकिन उसने एक बार फिर उसे छुपा लिया। पागल मत बनो। मैं इस युवा गुरु से बस कुछ सवाल पूछ रहा हूँ। मेंगकी जाहिर तौर पर झूठ बोलने में अच्छी नहीं थी और उसकी आंखों में घबराहट छा गई। लॉन्ग चेन की ओर मुड़ते हुए, उसने कहा, युवा मास्टर, आपकी मदद के लिए धन्यवाद। लॉन्ग चेन की ओर उसकी निगाहों में कई चीजें थीं, लेकिन इससे पहले कि लॉन्ग चेन ध्यान से देख पाती कि वे चीजें क्या हैं, मेंगक्वी पहले ही अपने घोड़े पर चढ़ गई और उड़ गई। उस आदमी ने लॉन्ग चेन की तरफ देखा और ठिठुरते हुए सूंघने लगा। उसकी उंगली के एक बिंदु के साथ, एक पारदर्शी तीर उसके सामने प्रकट हुआ और लॉन्ग चेन की ओर चला गया। लॉन्ग चेन अभी भी उस लुक के बारे में सोच रही थी जो मेंगकी ने उसे दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी अचानक उस पर हमला कर देगा, इसलिए वह समय रहते चकमा देने में पूरी तरह असमर्थ था। वह तीर आध्यात्मिक शक्ति से संघनित था और इसलिए पूरी तरह से निराकार था। अगर आम लोगों को इसकी चपेट में आना पड़ा, तो उनकी आत्मा तुरंत टूट जाएगी और वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में रह जाएंगे। चूंकि वह अब अपने आश्चर्य के कारण चकमा देने में सक्षम नहीं था, इसलिए वह जल्दबाजी में अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग इसे रोकने के लिए कर सकता था। यद्यपि उनकी आध्यात्मिक शक्ति महान थी, उन्होंने कभी भी किसी भी आत्मिक कला की खेती नहीं की थी, इसलिए उनके पास इसे अवरुद्ध करने में सक्षम होने की बहुत कम संभावना थी। अचानक, एक और तीर निकला और आदमी के हमले को रोक दिया। एक शक्तिशाली विस्फोट ने लॉन्ग चेन की पीठ हमेशा के लिए उड़ा दी। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शी, मास्टर यह जानकर काफी नाराज होंगे कि आपने इस तरह एक साधारण नश्वर पर हमला किया। किसी अज्ञात समय पर उन दोनों के बगल में एक और महिला दिखाई दी। इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शी की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन वह फिर भी हंसे। जूनियर प्रशिक्षु बहन, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं अभी उसका थोड़ा परीक्षण कर रहा हूँ। मैं वास्तव में उसे कैसे चोट पहुंचा सकता था। लॉन्ग चेन के हाव भाव बेहद बदसूरत थे। अपनी आध्यात्मिक शक्ति से, वह स्पष्ट रूप से बता सकता था कि इस कमीने का इरादा उसे अपंग करने का था। लेकिन ऐसा नहीं था कि उसने उस पर हमला किया था। उसने मेंगकी को जो रूप दिया था, उससे लॉन्ग चेन को भी गुस्सा आ गया था। उस पर हमले को जोड़ते हुए और लॉन्ग चेन अब गुस्से से आग बबूला हो रही थी। युवा गुरु, यह हमारे पवन आत्मा मंडप का एक आंतरिक शिष्य है। उसकी साधना बहुत ऊंची है, इसलिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके इतना कहने के बाद, उसने जानबूझकर लॉन्ग चेन पर आंखें मूंद लीं। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई शी, चलो चलते हैं। हालांकि उसने यह कहा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से उसके साथ जाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने लॉन्ग चेन की ओर देखा और उदासीनता से हंसा।
ब्लिदरेज वास पर कदम रखते हुए, वे दोनों चले गए। लॉन्ग चेन शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये बकवास भाईशी, मैं इसे नहीं भूलूंगा। अपना गुस्सा छोड़ने के बाद, लॉन्ग चेन शांत हो गया। कुछ भी हो, उसने आज से कम कुछ तो हासिल किया था। हालांकि शादी की व्यवस्था रद्द कर दी गई थी, लेकिन उसने कम से कम मेंकी को एक अच्छा प्रभाव तो दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब मेंकी चली गई थी, तो उसने शादी के अनुबंध को अपने वस्त्रों में सावधानी से रखा था और इसे तुरंत नहीं तोड़ा था। इसने उसे एक बड़ी उम्मीद के साथ छोड़ दिया था, लेकिन साथ ही, इसने उसे तात्कालिकता की एक बड़ी भावना दी। मेंक्यूई जैसी उत्कृष्ट महिला के आकर्षण का सामना कितने लोग कर सकते हैं। साथ ही, उसके बगल में वह बकवास भाईशी भी था। उनकी उम्मीदें कभी भी धराशायी हो सकती हैं। और अगर वह बकवास भाईशी से छुटकारा पा लेता, तो और भी बकवास भाई भी आ जाते। कोई बात नहीं, उसे जल्दी से अपनी खेती का आधार बढ़ाना था। यद्यपि उन्होंने कीमियागर गिल्ड का प्रतीक प्राप्त किया था, लेकिन कीमियागर गिल्ड एक तटस्थ शक्ति थी जो किसी भी झगड़े में भाग नहीं लेती थी। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। उनके पिछले कुछ दयनीय वर्षों ने उनकी युद्धशीलता को बढ़ा दिया था। उसे शक था कि कोई उसके पिता को नियंत्रित करने के लिए उसकी मां और उसका इस्तेमाल कर रहा है। इस समय, उनके पिता ने कई बार शाही परिवार के सम्मान का जवाब देने से इनकार कर दिया था। सबसे अधिक संभावना है, वह पहले से ही जानता था कि कुछ चल रहा था। चीजें जितनी लंबी खींचेंगी, माँ बेटे की जोड़ी का मूल्य उतना ही कम होगा और वे उतने ही बड़े खतरे में होंगे। घर लौटने के बाद, लॉन्ग चेन ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और आदेश दिया कि कोई भी उसे परेशान न करे। फिर उन्होंने अपने स्थानिक वलय में संग्रहित चिकित्सा सामग्री को बाहर निकाल लिया। पिछली बार जब वह कीमियागर गिल्ड में था, यूकी ने उसे एक तांबे सोने की कड़ाही दी थी जो उसके लिए एक बड़ी सहायता थी। कीमियागर के लिए कालड्रॉन एक आवश्यक उपकरण थे, और उनके साथ बहुत अधिक ज्ञान और तकनीक शामिल थी। लॉन्ग चेन की पुरानी कड़ाही पूरी तरह से कचरा थी और इसने न केवल बहुत अधिक गर्मी बर्बाद की, बल्कि इसने बड़ी मात्रा में लॉन्ग चेन पिल फ्लेम का भी इस्तेमाल किया। और गुणवत्ता के संदर्भ में, सबसे बड़ा अंतर यह था कि पुराना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ची में मुहर नहीं लगा सकता था। आध्यात्मिक ची बाहर निकल जाएगी जबकि अशुद्धियां अंदर आ जाएंगी। ऐसी कड़ाही किसी भी अच्छी गोली का उत्पादन नहीं कर सकती थी। कॉलड्रॉन को बनाने के लिए एक कुशल कारीगर की आवश्यकता होती है, और जहां तक चेन की पुरानी कड़ाही की बात है, तो इसे सिर्फ एक साधारण कार्यकर्ता ने बनाया था। लेकिन इसके आसपास कोई रास्ता नहीं था। एक अच्छी कड़ाही की कीमत कई लाख सोने के सिक्कों की होती है, शायद लाखों में भी। लॉन्ग चेन के पास इसे वहन करने का कोई तरीका नहीं था। जहां तक क्यूई ने लॉन्ग चेन दी थी, वह पहले स्तर की औषधीय कड़ाही थी। केवल पिल अप्रेंटिस और अन्य गोली काश्तकारों के पास इसका उपयोग करने की योग्यता थी। इस नई कड़ाही के साथ, लॉन्ग चेन आखिरकार ठीक से सुसज्जित हो गया। मुझे गति पकड़नी है, नहीं तो भविष्य में मेरी होने वाली पत्नी भी मुझे छोड़ सकती है। अध्याय 13 फैंगफू प्रारंभिक संघनन। अनुवादक, बोर्न टू बी। एक दबे हुए विस्फोट के साथ, गोली की भट्टी शांत होने से पहले थोड़ी देर तक हिल गई। 9 प्लम औषधीय गोलियां भीतर चुपचाप पड़ी रहीं। उनमें से एक घनी, ताजगी देने वाली गोली की सुगंध आई। लॉन्ग चेन संतोष में मुस्कुराए। वह अंदर पहुंचा और औषधीय गोलियों में से एक निकाला। यह पूरी तरह से चिकना और एक फीकी चमक के साथ गोल था, और यहां तक कि फीकी रेखाओं की एक परत भी थी। हालांकि गोली की रेखाएं फीकी हैं और इसका रंग अपने चरम पर नहीं है, जिसका अर्थ है कि गोली ने कुछ आध्यात्मिकता खो दी है,
यह केवल मध्यम श्रेणी की गोली के स्तर पर है। यह मध्यम श्रेणी की औषधीय गोलियों का पहला बैच था जिसे लॉन्गचेन ने परिष्कृत किया था। औषधीय गोली की गुणवत्ता गोली भट्टी, गोली की लौ, आध्यात्मिक शक्ति आदि पर निर्भर थी। उनमें से एक भी कमी नहीं हो सकती थी। लॉन्गचेन की वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति निश्चित रूप से काफी अच्छी थी, लेकिन गोली भट्टी बहुत कमजोर थी। और जहां तक फ्लेम का सवाल है, तो यह और भी बुरा था। एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली को परिष्कृत करने के लिए एक औसत प्रथम श्रेणी की गोली भट्टी के साथ साथ सबसे खराब प्रकार की गोली की लौ का उपयोग करने के लिए। ठीक है, संपूर्ण गोली शोधन दुनिया में, शायद केवल लॉन्गचेन जो एक गोली भगवान की आत्मा के साथ जुड़ा हुआ था, ऐसा कर सकता था। कुछ ही समय में, उसने गोलियों के 20 बैचों को परिष्कृत किया, 100 से अधिक निम्न श्रेणी की फैंगफू गोलियां बनाई जो अब चुपचाप उनके स्थानिक रिंग के भीतर पड़ी थीं। लॉन्गचेन चुपचाप सुन रहा था कि उसके एकांत के बाहर क्या हो रहा है। ली हाओ को मार दिया गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से, वह अब कोई खतरा नहीं था। शाही राजधानी ने उसे मारने वाले को पकड़ने के लिए एक इनाम की पेशकश की थी, लेकिन इस मामले के आसपास की तात्कालिकता बहुत जल्दी फीकी पड़ गई थी। लॉन्गचेन ने उपहास किया, भले ही वे सिर्फ एक अधिनियम डाल रहे थे, उन्हें कम से कम पालन करना चाहिए था। क्या उन्होंने सोचा था कि लॉन्गचेन एक बेवकूफ थी? एक कुलीन उत्तराधिकारी को वैसे ही मार दिया गया था। बस इसी तरह अफेयर को खत्म करने के लिए, यह पागलपन की हद तक बोल्ड और देखने में आसान था। हालांकि वह यह जानता था, लॉन्गचेन ने अब कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। एक निश्चित मात्रा में ताकत के बिना, उसे खुद को सुरक्षित रखने के लिए इंतजार करना पड़ा। उनके पिता वर्तमान में बर्बर सीमा की रखवाली कर रहे थे और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा, शाही राजधानी के नियमों के अनुसार, बाहर तैनात सभी जनरलों को अपने परिवारों को शाही राजधानी छोड़ने की अनुमति नहीं थी। सच कहूं तो यह सिर्फ उन्हें आदेशों का पालन करने के लिए मजबूर करने के लिए था। लॉन्गचेन को इस समय उसके पिता के साथ क्या हो रहा था, इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अब तक उसने जो अनुमान लगाया था, वह वही जानता था। उसके पिता उसके पास वापस नहीं आ रहे होंगे। उनकी कुलीन संपत्ति अत्यंत उपद्रवी और व्यस्त हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और उसके पिता सरहद पर लड़ते रहे, कम लोग मिलने आते। आखिरकार, उनकी संपत्ति में नए साल का जश्न मनाने के लिए दोस्त भी नहीं आए। पिछले कुछ वर्षों में, लंबे परिवार में लगातार गिरावट आई थी। शाही राजधानी के भीतर इसकी स्थिति निम्न और निम्न होती जा रही थी। इसके अलावा, लॉन्गचेन उसके सभी साथी कुलीन उत्तराधिकारियों का लक्ष्य बन गया था। लेकिन बॉर्डर सेपरेशन मार्क्वेस से जरा सी भी खबर नहीं आई। लॉन्गचेन मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अपने पिता के प्रति थोड़ा नाराज था। लेकिन जब भी वह उसे लाया तो उसे हमेशा उसकी मां ने जमकर फटकार लगाई। कुछ दिन पहले जागने के बाद, लॉन्गचेन को आखिरकार एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वह पहले की स्थिति के बारे में बहुत ही सरलता से सोच रहा था। अपने पिता के लिए कई सम्मानों को अस्वीकार करने के लिए, स्वाभाविक रूप से उनके अपने कारण होने चाहिए। यह सिर्फ जंगली जनजातियों के खिलाफ लड़ाई के कारण नहीं हो सकता। अगर उसने सिर्फ 1 या 2 बार मना किया होता, तो वह एक बात होती। लेकिन उसने कई बार अपने सम्मान का जवाब देने से इनकार कर दिया था, जिससे शाही राजधानी के कई रईसों को लॉन्गतियानक्सियाओ से असंतुष्ट महसूस हुआ। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने गुप्त रूप से अफवाहें फैलाई कि वह विद्रोह की साजिश रच रहा था। लेकिन ये अफवाहें कितनी भी बेतहाशा फैली हों, लॉन्गतियानक्सियाओ की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। 3 साल पहले, शाही परिवार ने उसे कोई और सम्मान जारी करना बंद कर दिया। लेकिन तब से, लंबे घराने के दिन और भी खराब हो गए।
सबसे पहले, लंबे परिवार का वजीफा काट दिया गया। अब कोई आय नहीं हुई, जिससे वे तुरंत गरीबी में चले गए। फिर, कुलीन उत्तराधिकारियों ने भी लॉन्ग चेन को धमकाना शुरू कर दिया। साथ ही, पिछली बार जब लॉन्ग चेन को पीटा गया था, तो उस बुरे ठग ने लॉन्ग परिवार को इतने पैसे में ठगा था। इसके साथ ही, लॉन्ग चेन को आखिरकार एहसास हो गया था कि कुछ तो हुआ है। कोई उसे और उसकी मां को धीरे धीरे तंग कर रहा था। यह स्पष्ट रूप से लॉन्ग तियानक्सियाओ को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए था, लेकिन इसके पीछे कौन से रहस्य थे, लॉन्ग चेन को पता नहीं था। लेकिन उन्हें इस बात का यकीन था कि कम से कम एक ऐसा व्यक्ति था जो उनके पिता के खिलाफ साजिश कर रहा था, और वह निश्चित रूप से बेहद शक्तिशाली था। मैं अब इससे निपट नहीं सकता। एक भूखा भेड़िया अंततः अपने नुकीले दांतों को प्रकट करेगा, अब मुझे अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत है। बाओएर को कुछ सरल निर्देश देने के बाद, लॉन्ग चेन ने तुरंत अपना एकांतवास शुरू कर दिया। फैंग फू स्टार का भ्रूणीय रूप पहले ही संघनित हो चुका था, इसलिए आगे जो था वह सरल था। उसे बस इतना करना था कि उसे लगातार औषधीय ऊर्जा से खिलाना था। लॉन्ग चेन के पैर के नीचे स्थित फैंग फू स्टार फैंग फू पिल्स की औषधीय ऊर्जा को लगातार अवशोषित कर रहा था और तेजी से बड़ा हो रहा था। लॉन्ग चेन की गोलियों के दीवानेपन के तहत, मूल रूप से छोटा फैंग फू स्टार 7 दिनों में कई गुना बड़ा हो गया। यह ऐसा था जैसे लॉन्ग चेन के पैर के तल पर एक बिल्कुल नया स्थान बन रहा हो। एक लंबे फल के आकार तक बढ़ने के बाद, यह बढ़ना जारी नहीं रहा। औषधीय ऊर्जा के निरंतर अवशोषण के तहत, फैंग फू स्टार के ऊपर अनगिनत धुंधली रेखाएं दिखाई देने लगी थीं। फी की रेखाएं धीरे धीरे घूमने लगीं। बूम! जब अंतिम मध्यम श्रेणी की फैंग फू गोली को अवशोषित कर लिया गया, तो मूल रूप से पूरी तरह से चुप फैंग फू स्टार अंततः काम गया और बाहरी दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित करना शुरू कर दिया। हाँ, मैं आखिरकार सफल हुआ। लॉन्ग चेन ने दहाड़ते हुए महसूस किया कि उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया है। लेकिन अभी यह सिर्फ शुरुआती सफलता है। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्टार को परफेक्ट बनने के लिए 9 ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है। मेरा फैंग फू स्टार केवल एक प्रारंभिक पूर्ण रूप में पहुंचा है, इसलिए यदि मैं इसका वर्णन इस रूप में करूं कि बाहरी दुनिया कैसे खेती करती है, तो यह क्यूई संक्षेपण के पहले स्वर्ग चरण तक पहुंचने तक भी नहीं हो सकता है। हवा में 3 घूंसे छोड़ते हुए, हवा की गर्जना ने उसके कानों को हिला दिया क्योंकि दीवार बेतहाशा हिल गई और लगभग ढह गई। वह किसी भी आध्यात्मिक ची का उपयोग किए बिना और केवल अपने भौतिक शरीर के बल पर भरोसा किए बिना ऐसी शक्ति को मुक्त करने में सक्षम था। लॉन्ग चेन मदद नहीं कर सकती थी लेकिन खुशी से पागल हो गई थी। हालांकि इसमें कमियां थीं। मुख्य बात यह थी कि इसमें प्रशिक्षण कितना धीमा था। 9 स्टार हेगमोन बॉडी आर्ट की ताकत बिल्कुल अद्भुत थी। केवल पहले हेवन स्टेज में, कट पहले से ही इतना मजबूत था जब उसने पत्थर की चक्की को सिर्फ एक मुट्ठी से कुचल दिया था। अगर मैं इस तरह जारी रख सकता हूं, तो मैं निश्चित रूप से जल्द ही अपनी मंगेतर को वापस लेने में सक्षम हो जाऊंगा, लॉन्ग चेन ने हंसते हुए कहा। मिंग क्वी के चेहरे के बारे में सोचकर, उसके भीतर एक जलती हुई इच्छा जाग उठी। अगली बार जब मैं उस बकवास भाईशी को देखूंगा, तो मैं उसे इतनी बुरी तरह से मार दूंगा कि उसे नीचे से पता ही नहीं चलेगा। अचानक, लॉन्ग चेन ने ताली बजाई। अपने एकांत पर इतना ध्यान केंद्रित करने के बाद, वह भूल गया था कि आज इंपीरियल कॉलेज जाने का दिन था। यह देखकर कि दिन पहले से ही चमकने लगा था, उसने झट से एक नया जोड़ा कपड़े पहने और इंपीरियल कॉलेज की ओर दौड़ पड़ा। पूरी यात्रा के दौरान उनकी एक चमकदार मुस्कान थी। उसने खुशी खुशी यह जान लिया था कि उसका फैंग फू स्टार बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ची जमा करने में सक्षम है।
जब उसने भविष्य में गोलियों को परिष्कृत किया, तो उसे अपनी आध्यात्मिक ची के अपर्याप्त होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी। पिछली बार जब उसने ली हाओ के साथ लड़ाई की थी, लॉन्गचेन ने स्पिरिट ऑफ द बुल का इस्तेमाल किया था और उसे बेहद शक्तिशाली पाया था। उसने ली हाओ को सिर्फ एक झटके में हराया था, लेकिन उस एक झटके ने उसकी लगभग सारी आध्यात्मिक ची खा ली थी। अब उसे इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह महसूस करते हुए कि उसके फैंग फू स्टार में कितनी आध्यात्मिक ची जमा है, उसने अनुमान लगाया कि उसके पास दर्जनों बार स्पिरिट ऑफ द बुल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त है। यह भ्रूणीय और प्रारंभिक फैंग फू स्टार के बीच का अंतर था। हालांकि सबसे बड़ा प्रभाव यह था कि उसके साधना आधार में वृद्धि के साथ, उसकी शारीरिक शक्ति भी तेजी से बढ़ी थी। हालांकि उसने इसका परीक्षण नहीं किया था, लेकिन यह निश्चित रूप से अपने दुश्मनों को डराने के लिए पर्याप्त था। अपने स्वयं के उत्सव के बीच, वह इंपीरियल कॉलेज पहुंचे। वह एक बार फिर से अच्छा व्यवहार करने लगा क्योंकि वह इसके द्वार से गुजरा और साहित्य हॉल की ओर तेजी से बढ़ा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, मूल रूप से शोर साहित्य हॉल पूरी तरह से खामोश हो गया। ली हाओ की मृत्यु कुछ ऐसी थी जिसे स्वीकार करने में कई लोगों को परेशानी हुई। सभी महान उत्तराधिकारी व्यक्तिगत रूप से गए थे और उन्होंने लॉन्गचेन की एकल दबंग मुट्ठी देखी थी। जिन कुलीन वारिसों ने मूल रूप से लॉन्गचेन का उपहास किया था, वे अब डरने से नहीं रोक सकते थे। हा, भाई लॉन्ग, फैटी यू और अन्य सभी हंसे और जल्दी से उसके पास आ गए। भाई लॉन्ग, तुम अधिक से अधिक सुंदर होते जा रहे हो। भाई लॉन्ग, कृपया बैठिए। भाई लॉन्ग, चाय पी लो। भाई लॉन्ग, मैं तुम्हें पीठ की मालिश दूंगा। लॉन्गचेन ने हंसते हुए डांटा, इस सब बकवास की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम मुझे कुछ खाना दिला दो, तो अच्छा होगा, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। लॉन्गचेन को बैठने के लिए एक कोना मिला। फट्टू यू पहले से ही जलपान ले आया था, और बाकी सभी पूरी तरह से लॉन्गचेन पर टिके हुए थे। वह वास्तव में इस समय भूखा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से, उसने मूल रूप से केवल गोलियों का सेवन किया था कि अब वह उनसे बीमार हो गया था। उसने जल्दी से जलपान किया। थोड़ी देर खाने के बाद, शीफैंग भी आ गया और उसका हाथ हिलाया। एक बार जब वह चला गया, तो लॉन्गचेन ने उसे एक जेड बोतल दी। इसे लो। कुछ ही समय में, आप हमारी पीढ़ी के पहले ब्लड कंडेंसेशन कल्टीवेटर बन जाएंगे। लॉन्गचेन की आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन फैटी यू और अन्य लोगों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना। वे अवाक रह गए। शीफैंग भी चौंक गया और जल्दी से जेड की बोतल खोली। जैसे ही उसने इसे खोला, एक अत्यंत सघन गोली की सुगंध बाहर निकल गई। अंदर एक गोल औषधीय गोली देखी जा सकती थी। यह क्या है? लॉन्गचेन मुस्कुराए और उदासीनता से कहा, संघनन की गोली। दूसरों को यह नहीं पता होगा कि संक्षेपण की गोली क्या होती है, लेकिन क्यूई संक्षेपण का 8वां स्वर्ग चरण शीफैंग को पता था। 9वें स्वर्ग के क्यूई संक्षेपण काश्तकारों के लिए, संक्षेपण गोली एक पूर्ण खजाना था जिसे वे सभी प्राप्त करने का सपना देखते थे। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा थी जो क्यूई संक्षेपण के चरम पर किसी को रक्त संघनन के दायरे में जल्दी से प्रवेश करने की अनुमति दे सकती थी। संक्षेपण की गोलियां क्यूई संघनन काश्तकारों के लिए बेहद कीमती थी, लेकिन बाद के चरण के काश्तकारों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं था। इसे परिष्कृत करना बेहद मुश्किल था। विफलता दर बहुत अधिक थी, विशेष रूप से सबसे महत्वपूर्ण गोली संक्षेपण बिंदु पर। अधिकांश कीमियागरों के लिए परिष्कृत करना एक दुःस्वप्न था। एक साधारण संक्षेपण की गोली 1 लाख से अधिक सोने के सिक्कों की कीमत होगी, और मूल रूप से बाजार में कोई भी नहीं था। 1 मिलियन सोना कुछ ऐसा था जिसे शीफैंग कभी हासिल नहीं कर पाएगा। लॉन्गचेन, यह
इसके बारे में चिंता मत करो। चूंकि मैंने इसे तुम्हें दिया है, इसे ले लो। मैं तुम्हारा क्या लेने में संकोच नहीं करता था, इसलिए अब मुझ पर भावुक मत बनो। लॉन्गचेन ने अपना हाथ लहराया। शी फैंग ने सिर हिलाया। इस बिंदु पर, कहने के लिए और कुछ नहीं था। अपनी मजबूत भावनाओं को दबाते हुए, उन्होंने कहा, ठीक है, जैसे ही मैं क्यूई संक्षेपण के 9वें स्वर्ग चरण में पहुंचता हूं, मैं इसका सेवन करूंगा। इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप इसके ऊपर की रेखाएं नहीं देख सकते? घर पहुंचते ही आप इसे ले सकते हैं। आप शीघ्र ही रक्त संघनन के दायरे में आ जाएंगे। केवल अब शी फैंग ने देखा कि औषधीय गोली पर फीकी रेखाएं थीं। वह लगभग आश्चर्य में चिल्लाया, यह एक मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली थी। इसका मतलब है कि मूल्य कई गुना बढ़ गया था। जल्दी करो और ले लो। हम भाइयों में, बेकार की बातें कहने की कोई जरूरत नहीं है, लॉन्गचेन ने कहा। औषधीय गोली लेते ही शी फैंग की आंखें लाल हो गईं। औषधीय गोली की तुलना में, लॉन्गचेन की दोस्ती ने उसे और भी आगे बढ़ा दिया। भाई लांग, फैटी यू और अन्य लोगों को शायद यह नहीं पता होगा कि कंडेंसेशन पिल क्या है, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि औषधीय गोलियां खजाना थीं। वे अब लॉन्गचेन को भूखे भेड़ियों की तरह घूर रहे थे। उनके तत्काल चिल्लाने से लॉन्गचेन के रोंगटे खड़े हो गए, और उसने जल्दी से उन्हें यह कहते हुए रोक दिया, चिंता मत करो, मैंने पहले ही कहा है कि मैं तुम्हारी समस्याओं को संभाल लूंगा। इन लोगों के खेती करने में असमर्थ होने का असली कारण यह था कि उनकी आत्मा की जड़ें कितनी कम थीं। यह इस वजह से था कि वे ची को महसूस करने में असमर्थ थे। दूसरों के पास कोई समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन लॉन्गचेन कौन था? उनके पास एक गोली भगवान की यादों का फ्यूजन था। अगर वह कुछ इतना आसान नहीं संभाल सकता था, तो उसे संभवतः एक गोली भगवान कैसे कहा जा सकता था? प्रत्येक व्यक्ति एक बोतल लेता है। दिन में 3 बूंद लें। कोई मजबूत भोजन नहीं, शराब नहीं, और कोई सेक्स नहीं। आप 7 दिनों में प्रभाव देखेंगे और आधे महीने के भीतर ची को महसूस करने में सक्षम हो जाएंगे। क्यूई संक्षेपण में प्रवेश करने में कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी मेहनत करते हैं। लॉन्गचेन ने उनमें से प्रत्येक को औषधीय तरल की एक बोतल सौंपी जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बनाया था। औषधीय तरल बहुत मूल्यवान नहीं था, और यह मुश्किल से इन लोगों की आत्मा की जड़ों पर प्रभाव डालने में सक्षम होना चाहिए। लॉन्गचेन भगवान नहीं थे, प्रभाव कितना अच्छा होगा इसकी एक सीमा थी। उन्हें क्यूई संक्षेपण में प्रवेश करने देने में कोई समस्या नहीं थी, और जब तक वे बदकिस्मत नहीं थे, उन्हें रक्त संघनन क्षेत्र में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि, अतीत में कोई भी भविष्य की प्रगति असंभव थी। लेकिन फैटी यू और अन्य लोगों के लिए, यह अकल्पनीय मूल्य की चीज थी। वे सभी बोतलों को भूख से घूर रहे थे, अभी एक बूंद लेना चाहते हैं। भाई लॉन्ग, अगर यह वास्तव में हमें खेती करने दे सकता है, तो क्या इससे आपको परेशानी नहीं होगी? फैटी यू मोटा हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग छोटा नहीं था। वह समस्या को समझने वाले पहले व्यक्ति थे। अगर लॉन्गचेन वास्तव में उनकी मदद कर सकती है जिन्हें कचरा समझा जाता था, तो इसका लॉन्गचेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। अगर कुछ बेईमान लोगों को नोटिस किया जाता, तो यह परेशानी का सबब होता। फैटी यू का इरादा यह पूछने का था कि क्या उन्हें इस मामले को छिपाने में लॉन्गचेन की मदद करनी चाहिए। लेकिन लॉन्गचेन हंस पड़ी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सभी दवाएं ग्रैंड मास्टर यून क्यूई ने बनाई थीं। अगर वे चाहते हैं, तो वे ग्रैंड मास्टर यून क्यूई को ढूंढ सकते हैं। ग्रैंड मास्टर यून क्यूई। वे सभी चौंक गए और पूछने लगे कि क्या वह मजाक कर रहा था जब उनके पीछे कदमों की आवाज आई।
सिर घुमाकर उनमें से कई घबरा गए। अध्याय 14 सातवें राजकुमार। अनुवादक बोर्न टू बी। जो व्यक्ति आया था वह लगभग 15 वर्ष का एक नौजवान था। उसने पीले वस्त्र और एक बहुत ही प्रभावशाली स्वर्ण मुकुट पहना हुआ था। नमस्कार सातवें राजकुमार। उसे आते देख सभी ने आनंद फानन में घुटने टेक दिए। यहाँ तक शी फैंग ने भी बेहद अनिच्छा से घुटने टेक दिए। युवक का नाम चू फैंग था। वह फीनिक्स क्राई साम्राज्य के वर्तमान सम्राट के 7वें पुत्र थे, जो उनके पुत्रों में सबसे छोटे थे। अफवाहें थीं कि जब तक उनका जन्म हुआ, सम्राट चू तियानकुओ पहले ही एकांत में प्रवेश कर चुके थे। अब भी उसे उस एकांत से बाहर निकलना बाकी था और चू फैंग वास्तव में अपने पिता से कभी नहीं मिला था। लॉन्ग चेन ने चू फैंग के बारे में काफी कुछ सुना था। वह जानता था कि वह पश्चिमी महल की साम्राज्ञी का पुत्र था और वह सड़ा हुआ था। वह बेहद दबंग और अनुचित था, और क्राउन प्रिंस के अलावा ऐसा कोई नहीं था जिससे वह डरता था। वह आज यहाँ क्यों आया था इसका अंदाजा किसी को नहीं था। लेकिन जब लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग को अपनी तरफ देखा, तो वह तुरंत जान गया कि यह उस पर एक और हमला था। शाही शिष्टाचार के अनुसार, शाही राजकुमारों को देखकर सभी कुलीन पुत्रों को घुटने टेकने पड़ते थे। फैटी यू, शी फैंग और अन्य सभी घुटने टेक रहे थे। जब तक वे रक्त संघनन के दायरे में नहीं आते, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। लॉन्ग चेन ने मुंह फेर लिया। कोई अनजान रिश्तेदार उसे घुटने टेकने के लिए मजबूर करना चाहता था। उसकी मां और पिता के अलावा, एक और व्यक्ति जो लॉन्ग चेन को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता था, उसका जन्म होना बाकी था। चू फैंग ने उदासीनता से सभी की ओर देखा, लेकिन जब उन्होंने लॉन्ग चेन को वहां बैठे हुए देखा तो उनके भाव तुरंत गहरे हो गए। कितनी बोल्ड लॉन्ग चेन! 7वां राजकुमार यहाँ है, फिर भी आप वास्तव में शिष्टाचार का पालन करने और घुटने टेकने से इनकार करते हैं। क्या आप विद्रोह करने की कोशिश कर रहे हैं? झोउ याओयांग और 7वें राजकुमार के आसपास के अन्य लोगों ने कभी भी यह उम्मीद नहीं की थी कि लॉन्ग चेन ऐसा होगा और वास्तव में 7वें राजकुमार के सामने घुटने टेकने से इतना साहसपूर्वक इनकार कर दिया। वांग मैंग, जो पहले ही लॉन्ग चेन से एक झटका ले चुके थे, ने यह देखकर अंदर ही अंदर जश्न मनाया। वह लॉन्ग चेन को बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ चिल्लाने वाले पहले व्यक्ति थे। अन्य सभी उसके कार्यों से बेहद चौंक गए, विशेष रूप से फैटी यू और वे सब ने जोर जोर से पसीना बहाना शुरू कर दिया। कुलीन उत्तराधिकारियों के बीच लड़ाई छोटी चीजें थीं। परंतु यदि तूने 7वें राजकुमार के विरुद्ध अपराध किया है, तो तुझे बहुत अच्छी तरह से मार डाला जाएगा। लॉन्ग चेन की हरकतें बेहद विद्रोही थीं। झोउ याओयांग उत्साहित हो गया। 7वें राजकुमार से उसकी थोड़ी सी मित्रता थी। समय समय पर, वह मूर्ख राजकुमार के साथ भोजन या मनोरंजन के लिए जाता था। उसने आज अचानक सोचा था कि 7वें राजकुमार को यह देखने के लिए लाया जाए कि क्या वह लॉन्ग चेन को दबा सकता है। जब से लॉन्ग चेन ने ली हाओ को हराया था, उसकी प्रसिद्धि शाही राजधानी में बढ़ गई थी। झोउ याओयांग और अन्य लोगों के लिए, उनके चेहरे पर एक तमाचा आया था क्योंकि उन्होंने ली हाओ की जीत पर व्यवहारिक रूप से अपना सारा पैसा लगा दिया था। उनका समूह आमतौर पर अपना सारा समय शराब पीने और मौज मस्ती में व्यतीत करता था। अब जबकि उन्होंने अपना सारा पैसा खो दिया था, वे दिन खो गए थे। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वर्तमान स्थिति वास्तव में उनकी कल्पना से भी बेहतर होगी। उसे खुद कुछ उकसाने की जरूरत नहीं थी। लॉन्ग चेन ने पहले ही 7वें राजकुमार के गुस्से को भड़का दिया था। वांग मैंग की गुस्से वाली दहाड़ को सुनकर, जो 7वें राजकुमार के गुस्से को भड़काने वाली थी, लॉन्ग चेन अवमानना मुस्कुराए। एक नकली चिंतित स्वर में, उसने पूछा, वांग मैंग, ली हाओ को कैसा लगा?
यह देखकर कि आप कितने स्वस्थ और मोटे हैं, मैं कहूँगा कि आपने जो अंडा खाया वह आपको बहुत अच्छा लगा। वांग मंगल की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसका पेट हिंसक रूप से भारी हो गया। तब जो कुछ हुआ था, वह अपने पीछे एक मजबूत स्वाद छोड़ गया था। अब, जब भी वह खाता, वह हमेशा सोचता कि उस दिन क्या हुआ था और अनैच्छिक रूप से सब कुछ उल्टी कर देता था। उस स्मृति के कारण वह मूल रूप से कुछ भी खाने में असमर्थ था। वास्तव में, उसने पहले ही काफी स्पष्ट रूप से अपना वजन कम कर लिया था। इसलिए लॉन्ग चेन के शब्द स्पष्ट रूप से व्यंग्यात्मक थे और केवल उसका अपमान करने के लिए थे। उसका चेहरा गुस्से से बैंगनी हो गया, लेकिन उसने एक भी बात कहने की हिम्मत नहीं की। वह अपने पेट को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रहा था, और उसे डर था कि अगर उसने अपना मुंह खोला तो उसे उल्टी होने लगेगी। लॉन्ग चेन, आप जैसा एक छोटा कुलीन उत्तराधिकारी, जिसके पास कोई आधिकारिक पद या कोई उपलब्धि नहीं है, इस राजकुमार को देखकर घुटने नहीं टेकने की हिम्मत करता है। सातवें राजकुमार ने गुस्से में मांग की। सातवां राजकुमार सामान्य रूप से दबंग और बिगड़ेल था, और यहाँ तक उसके साथी राजकुमारों और राजकुमारियों ने भी उसे उकसाना नहीं चाहा। एक छोटे से कुलीन उत्तराधिकारी को उसके प्रति इतना कठोर देखकर वह स्वाभाविक रूप से अपने क्रोध को रोक नहीं पा रहा था। इस बच्चे की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए, जिसके शिशु के लक्षण अभी कम नहीं हुए थे, लॉन्ग चेन ने उदासीनता से कहा, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। आप जहां से आए हैं वहां वापस जाएं। क्या? सबके हाव भाव बदल गए। क्या लॉन्ग चेन मौत के लिए कह रही थी? अगर उसने घुटने नहीं टेके होते, तो सामान्य सजा कम से कम कुछ दिनों के लिए बंद कर दी जाती थी। लेकिन अब जब उसने ऐसी अपमानजनक बात कह दी थी, तो वह मौत की सजा थी। क्या लॉन्ग चेन पागल हो गई थी? तुम मौत मांग रहे हो? उसे मेरे लिए गिरफ्तार करो। सातवें राजकुमार ने गुस्से में अपने आसपास के लोगों को आदेश दिया। वे सभी झोउ याओयांग के समूह थे, और सातवें राजकुमार के आदेशों को सुनकर वे सभी जश्न मना रहे थे। बिना सोचे समझे, उन सभी ने लॉन्ग चेन पर आरोप लगा दिए। सामान्य समय में उन्हें कुछ शंका हो सकती थी, लेकिन सातवें राजकुमार के आदेश से उन्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। इतने मजबूत समर्थक के साथ, भले ही उन्होंने लॉन्ग चेन को यहीं और अभी मार दिया हो, फिर भी कोई सजा नहीं होगी। जैसे ही उन्होंने चार्ज किया, लॉन्ग चेन ने उसके सामने टेबल को लात मारी। वह मेज 1000 साल से अधिक पुरानी लकड़ी से बनी थी और लोहे की तरह भारी थी। इसका वजन चौंकाने वाला था, फिर भी इसे लॉन्ग चेन द्वारा उड़ान भरते हुए चार्जिंग लोगों की ओर भेजा गया। झोउ याओयांग ने गर्जना करते हुए और मेज पर मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मेज का खामियाजा भुगता। एक उछाल के साथ, उस मजबूत टेबल को झोउ याओयांग की ताकत से चूर चूर कर दिया गया था। वह निश्चित रूप से क्यूई संक्षेपण के सातवें स्वर्ग के चरण में एक मजबूत व्यक्ति होने के योग्य था। उनकी शक्ति निश्चित रूप से आम लोगों को झकझोर देगी। लेकिन झोउ याओयांग अभी भी टेबल से धीमा था, और वांग मैंग ने उसे पीछे छोड़ दिया और लॉन्ग चेन तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। इस बेवकूफ को गुस्से से अपनी ओर देखते हुए, लॉन्ग चेन के चेहरे पर मुक्का मारने से पहले एक अजीब सी मुस्कान दिखाई दी। उनकी गति व्यवहारिक रूप से अकल्पनीय थी। वांग मैन के चेहरे पर लॉन्ग चेन की मुक्के की आवाज सुनने से पहले किसी ने उसे हिलते हुए भी नहीं देखा। वांग मैन को हवा के माध्यम से एक सुंदर चाप में उड़ते हुए भेजा गया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जैसे ही वह बाहर निकला, उसके मुंह से 1 दर्जन दांत बिखर गए। उसका शरीर दीवार से टकरा गया और वह बेहोश हो गया। लेकिन उसका मुंह अभी भी खुला था, और हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वह अब पूरी तरह से दांतहीन था।
झोउ याओयांग ने जब वांग मैन को उड़ते हुए देखा तो थोड़ा रुक गया। हालांकि वांग मैन का खेती का आधार इतना ऊंचा नहीं था, फिर भी उसे इतनी आसानी से संभालना उसके लिए चिंता का कारण बना। लेकिन यह पीछे हटने का समय नहीं था। झोउ याओयांग ने दहाड़ लगाई, और क्यूई संक्षेपण कल्टीवेटर के 7वें स्वर्ग के चरण की शक्ति का विस्फोट हो गया। सेक्सटुपल यांग मुट्ठी। झोउ याओयांग के चिल्लाने के साथ एक मुट्ठी का पीछा किया, उसकी मुट्ठी उसके युद्ध कौशल से एक हल्की हरी बत्ती से ढकी हुई थी। सेक्सटुपल यांग फिस्ट झोउ याओयांग की अंतिम चालों में से एक थी जिसका उन्होंने लंबे समय तक अभ्यास किया था। एक मुट्ठी में आधा टन का बल था। बिना किसी झिझक के, लॉन्ग चेन ने अपनी मुट्ठी लेने के लिए एक हथेली भेजी। मुट्ठी और हथेली मिले तो चारों तरफ ऊर्जा का विस्फोट हो गया। लेकिन जिस कारण से लोग स्तब्ध थे, वह यह था कि झोउ याओयांग की अजेय मुट्ठी को लॉन्ग चेन ने उदासीनता से दूर कर दिया था। यह कैसे हो सकता है? झोउ याओयांग यहाँ सबसे चौंका देने वाला था। उसे लगा जैसे उसकी मुट्ठी किसी बड़े पहाड़ से मिल गई हो और उसके पेट के गड्ढे में दर्द होने लगा हो। जहां तक लॉन्ग चेन की बात है, उसने एक आंख नहीं झपकाई। उसने ठंड से कहा, अब मेरी बारी है झोउ याओयांग। झोउ याओयांग अचानक सुन्न हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई विशाल शातिर जानवर उसे घूर रहा हो। जल्दबाजी में पीछे हटने पर उसका दिल हिंसक रूप से उछल पड़ा। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाए। लॉन्ग चेन ने उसकी मुट्ठी कसकर पकड़ ली, और चाहे वह कितना भी संघर्ष करे, वह एक ड्रैगनफ्ली की तरह था जो एक पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रहा था, उसे जरा भी हिलाने में असमर्थ था। झोउ याओयांग पूरी तरह से चकित था। बस यह शक्ति क्या थी? लॉन्ग चेन मानव रूप में एक राक्षस था। अपने साधना आधार के थोड़े से भी उपयोग के बिना, उसने अपने भौतिक शरीर के बल से उसे पूरी तरह से दबा दिया था। लेकिन झोउ याओयांग भी एक मजबूत व्यक्ति थे। उसने पहले एक जादुई जानवर को मारने के लिए अपने पिता के लोगों का पीछा किया था। वह ऐसा व्यक्ति था जिसने खून देखा था और खतरे का सामना करने से नहीं घबराता था। यह देखकर कि वह लॉन्ग चेन की पकड़ से बच नहीं पा रहा था, उसने अपना पैर उठाया और लॉन्ग चेन के पेट पर लात मारी। यह एक बेहद शातिर हमला था, लेकिन लॉन्ग चेन ने उस किक की तरफ देखा तक नहीं। उसने एक हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसे ब्लॉक कर दिया। एक तेज गर्जना के साथ जिसने लोगों के कानों को हिला दिया, लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग को हवा में ऊंचा उठा दिया। सभी की चकित निगाहों के सामने, लॉन्ग चेन ने झोउ याओयांग को जमीन पर गिरा दिया। टकराना। पूरा मैदान हिल गया और साथ ही हड्डियों के फटने की आवाज से सभी ठिठुर गए। झोउ याओयांग ने अपने कुछ आंतरिक अंगों के अनगिनत टुकड़ों और टुकड़ों के अलावा 3 कौर खून की उल्टी की। खून की उल्टी और टूटी हुई जमीन को देखकर सभी लोग एकदम चुप हो गए। लॉन्ग चेन ने आखिरकार महसूस किया कि उसके भीतर गुस्से की एक गांठ छूट गई है। वह गुस्सा बहुत दिनों से उबल रहा था। इन वर्षों में, जिस व्यक्ति से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह था झोउ याओयांग। वह एक कभी न खत्म होने वाले दुःस्वप्न की तरह था जिसने उसे पूरे दिन पीड़ा दी थी। 7वें राजकुमार सहित पूरे हॉल में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। जितने भी कुलीन उत्तराधिकारियों ने उस पर आक्रमण किया था, वे गहरे निगल गए, उनके शरीर अनैच्छिक रूप से कांप रहे थे। जहां तक चेन का सवाल है, उन्होंने पूरी परीक्षा के दौरान शांत भाव बनाए रखा था। लेकिन वह जितना शांत दिखता था, दूसरों के लिए उतना ही डरावना था। उसने दूसरों को जो छाप दी वह एक निर्दयी मृत्यु देवता की थी। लॉन्ग चेन झोउ याओयांग को देखकर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका।
साथ में राजकुमार की ओर टकटकी लगाए वह धीरे धीरे। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।